नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन रोदा। साथियों, रीड मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान जीके का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें आपको 28 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी, दोनों लेवल के लिए बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। प्रत्येक प्रश्न का एक ही नंबर रहेगा और अगर कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो आपके 1/3 नंबर जो है कम कर दिए जाएंगे। मतलब माइनस मार्किंग इस वीडियो में आपके इस टेस्ट में रहने वाली है। तो जो प्रश्न आपको आते हैं उनको ही अटेंड करने हैं, प्रश्न नहीं आते हैं तो आपको अटेंड नहीं करने हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे साथियों। पेपर नंबर 7वां है ये राजस्थान जीके का। पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, देवी देवताओं की गाथाओं को कपड़े पर चित्रित करना कहलाता है। कपड़ा कला कहलाता है, फड़ चित्रण, पाने या पिछवाइयाँ। प्रश्न संख्या 1 में सही उत्तर बताइए। कौन सा विकल्प आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर है? तो देखो, देवी देवताओं की जो गाथाएं हैं, ठीक है ना, देवी देवताओं की जो गाथाएं हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उनके जीवन में हुआ, उन गाथाओं को जो कपड़े पर चित्रित किया जाता है, तो साथियों ऐसी कला को हम क्या कहते हैं? फड़ चित्रण के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। जैसा आपने सुना होगा, देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, तेजा जी की फड़, भैंसासुर की फड़, इनके नाम आते हैं फड़ चित्रण में। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, लकड़ी से निर्मित तलवारनुमा आकृति जिसका प्रयोग रामलीला में तलवार के स्थान पर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? खांडा कहा जाता है, बेवाण कहा जाता है, बाजे कहा जाता है या छापे कहा जाता है? तो देखिए, जब रामलीला का आयोजन किया जाता है तो उसमें असली तलवार के स्थान पर जो लकड़ी से निर्मित तलवार है उसका प्रयोग किया जाता है। उस पर कलर कर दिया जाता है, दिखने में बिल्कुल असली तलवार की तरह दिखती है। तो साथियों, उस तलवार को क्या कहा जाता है जो लकड़ी से निर्मित होती है और जिसका प्रयोग किसमें किया जा रहा है? रामलीला में। तो उस तलवार को कहा जाता है खांडा। क्या कहा जाता है? खांडा कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 2 में। देखो, बेवाण, बाजे, छापे ये अलग चीजें होती हैं, इनसे भी मैंने प्रश्न बनाए हैं, इसी वजह से मैं इनके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 को असंबद्ध का चयन कीजिए। देव विमान, बस्सी चित्तौड़गढ़, बाजोट, भोजन या पूजा के थाल के नीचे रखी जाने वाली चौकी, बेवाण, मिनिएचर वुडन टेम्पल और चोपड़े, कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे। तो इनमें से जो आपको असंबद्ध मतलब गलत लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 3 में करना है। देखिए, पहला विकल्प देखे देव विमान वाला, तो देव विमान कहाँ के प्रसिद्ध है? बस्सी। बस्सी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। देव विमान बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है, सही है। बेवाण को मिनिएचर वुडन टेम्पल कहा जाता है। मिनिएचर मतलब छोटा सा चलता फिरता जो मंदिर है वही बेवाण होता है, तो ये भी सही है। बाजोट का मतलब होता है जो भोजन या पूजा की जो थाली होती है इसके नीचे रखी जाने वाली चौकी है, उसी को बाजोट कहते हैं। तो पहला सही, दूसरा सही और तीसरा भी सही। लेकिन चोपड़े वाला यहाँ गलत दे रखा है साथियों। कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी के छापे ऐसा दे रखा है किसमें? चोपड़े में। यह आपके गलत दे रखा है, तो इसी वजह से प्रश्न संख्या 3 में चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो, प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखो, सुबह मैंने साथियों यूट्यूब पर ही जो क्लास नंबर 15 थी राजस्थान के इतिहास की, उसको अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने महाराणा उदय सिंह तक, मेवाड़ का इतिहास अभी हम पढ़ रहे हैं, जो महाराणा उदय सिंह का इतिहास है यहाँ तक आपको कंप्लीट उस क्लास में मिल जाएगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और सुबह ऐप पर ही मैंने जो भूगोल का गोल्डन पेपर नंबर 15 है, ऑल टॉपिक्स से जो गोल्डन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है ऐप पर 149 वाले कोर्स में, उसको भी मैंने सुबह 8 बजे अपलोड कर दिया था। तो आपने अगर ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए स्टडी विद पीएन लोधा, आपको ऐप मिल जाएगा साथियों। ऐप को डाउनलोड करके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल के लिए मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो आपने अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन जरूर करें। दोनों लेवल के लिए एक ही बार फीस पे करनी है एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उसकी वैलिडिटी है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के टेस्ट आपको कराए जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन
और सबसे लंबी फड़ किसकी है? पाबू जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है या भैंसासुर की फड़ है? तो देखो बात की जा रही है सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ की। साथियों राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी जो फड़ है वो किसकी है? देवनारायण जी की फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी भी है और सबसे प्राचीन भी है। प्रश्न इंपोर्टेंट है ये। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेंगे प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है। तो बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, सांझी किसका प्रतीक है? गौरी पार्वती का, देवी लक्ष्मी का, सरस्वती जी का और शिव जी का। तो इनमें से सांझी जिसका प्रतीक माना जाता है वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 5 में। अब देखो वैसे तो सांझी को शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन में चीजें दे रखी हो तो आपको गौरी पार्वती आपको सही करना है साथियों। मुख्य रूप से विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 5 में सही रहेगा। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, कहाँ के पाने सर्वाधिक कलात्मक है? श्री महावीर जी, नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी और बंडदेवरा। देखो बात की जा रही है पाने की। ठीक है, पाने क्या होते हैं? पाने मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो कागज होता है, ठीक है ना, जो कागज होता है इसमें देवी देवताओं के जो चित्र उकेरे जाते हैं छोटे छोटे कागज पर, वो कहलाते हैं साथियों पाने। तो पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं श्रीनाथ जी के। कहाँ के होते हैं? श्रीनाथ जी के। विकल्प नंबर 3 आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बेमेल का चयन कीजिए। मेहंदी सोजतपाली, लाल सुर्ख मेहंदी जयपुर, कदली पत्तों की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद, मच्छरनाथ मंदिर उदयपुर। तो देखो जो आपको बेमेल लग रहा है यहाँ पर उसका चयन प्रश्न संख्या 7 में करना है। बेमेल मतलब जो गलत लग रहा है आपको। तो अगर हम बात करें तो मेहंदी की बात करें तो पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है साथियों सोजतपाली की मेहंदी। तो ये तो सही है। लाल सुर्ख मेहंदी जयपुर की नहीं बल्कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। तो फिर क्या हुआ? ये बेमेल हुआ। इसी वजह से आपके 7वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? सेकंड विकल्प सही रहेगा। कदली पत्तों की सांझी मतलब जो केले के पत्तों से सांझी बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है? नाथ द्वारा राजसमंद में। और मच्छरनाथ का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ये तीनों चीजें सही है, पहला तीसरा चौथा, लेकिन दूसरा सही नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा 7वें प्रश्न में? सेकंड विकल्प आपका सही उत्तर है। प्रश्न 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न है, कौन सी फड़ बिना वाद्य यंत्र के बाची जाती है? भैंसासुर की फड़, देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़ और रामदला कृष्णदला की फड़। तो बिना वाद्य यंत्र के जिस फड़ को बाचा जाता है उस फड़ के बारे में आपको प्रश्न संख्या 8 में बताना है। देखिए अगर हम बात करें तो एक प्रश्न में हमने देखा था देवनारायण जी की फड़ जो है यह राजस्थान की है, मतलब यह सबसे लंबी फड़ है। ठीक है ना, देवनारायण जी की फड़ को हमने क्या देखा था कि यह सबसे लंबी फड़ है। लेकिन बात की जा रही है बिना वाद्य यंत्र के जिस फड़ को बाचा जाता है तो वो फड़ है रामदला कृष्णदला की फड़। साथियों जब इसको बाचा जाता है तो इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की, रामदेव जी की, भैंसासुर की और देवनारायण जी की। तो देखो देवनारायण जी की तो सबसे लंबी फड़ है, ठीक है ना, और रामदला कृष्णदला की फड़ में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है वाचन में। जबकि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी कहलाती है? पाबू जी की। जो लोक देवता है पाबू जी, इनकी फड़ जो है साथियों सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। तो विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। फड़ कला के प्रमुख चित्रकार है नाथूलाल जोशी, भैरवलाल जोशी, श्रीलाल जोशी और नंदकिशोर जोशी। तो फड़ कला के जो सबसे प्रमुख चित्रकार है उसमें इनमें से किसका नाम आता है वो आपको 10वें प्रश्न में बताना है। तो बताइए प्रश्न संख्या 10 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? फड़ कला के जो सबसे प्रमुख चित्रकार आपको लग रहे हैं उनका चयन प्रश्न संख्या 10 में करना है। साथियों 10वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो आपके 10वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। श्रीलाल जोशी जो है
ये फड़ कला के सबसे प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। कौन? श्रीलाल जोशी। थर्ड विकल्प 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। देखो 11वां प्रश्न है, पगलिया, चौकड़ी, साटिया यह किसके प्रकार है? रंगोली के, मांडने के, फड़ के और पाने के। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं 11वें प्रश्न में, जिसे पगलिया है, चौकड़ी है, साटिया है। तो यह जिसके प्रकार है, ये रंगोली के प्रकार है, ये मांडने के प्रकार है, या ये फड़ के प्रकार है, या ये पाने के प्रकार है। तो देखो पाने तो क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो कोई सी भी मतलब पुस्तक वगैरह है या फिर अन्य कोई कागज वगैरह है, इन पर जो देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? पाने कहते हैं। फड़ चित्रण का जो कार्य है, जो लोक देवता वगैरह होते हैं, प्रसिद्ध लोक देवता, उनकी जीवन शैली इसमें फड़ में बताई जाती है। तो ये दोनों तो आपका आंसर नहीं है। पगलिया, चौकड़ी और साटिया ये तीनों ही मांडनों के प्रकार है। किसके प्रकार है? मांडने जो होते हैं ना, मांडने घर के आंगन में मांडते हैं साथियों, तो ये बिल्कुल मांडने के प्रकार है। विकल्प नंबर 2 आपका 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 12वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या पूछ रहा है? गोडलिया में दागने की प्रक्रिया कहलाती है अटेरना, गोडलिया, नहेब और इनमें से कोई भी नहीं। तो जो गोडलिया होता है, इसमें दागने की प्रक्रिया है, इसको किस नाम से जाना जाता है? 12वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए साथियों। 12वें प्रश्न में राइट आंसर है भाई, गोडलिया में दागने की प्रक्रिया, गोडलिया तो कहलाएगी नहीं, बल्कि इसको कहा जाता है अटेरना। क्या कहा जाता है इसको? अटेरना के नाम से इसको जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना, पूरा टेस्ट हल कर लो उसके बाद में कि माइनस मार्किंग करने के बावजूद आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हो रहे हैं। तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, ऊंट के आभूषण को कहा जाता है? खुगाली कहा जाता है, गोरबंद कहा जाता है, बिछिया कहा जाता है और माला कहा जाता है। देखो ऊंट का जो आभूषण है साथियों, ऊंट का आभूषण इनमें से खुगाली दो जो महिला होती है ये अपने गले में पहनती है, और जो गोरबंद है ऊंट का जो गले का आभूषण है, इसी को क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गोरबंद। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों। 13वें प्रश्न में प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 14वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 14 है, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर के प्रसिद्ध है, नागौर के प्रसिद्ध है, सिरोही के प्रसिद्ध है या बाड़मेर के प्रसिद्ध है? तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई प्रश्न आपको याद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसको अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि अभी से आप इस चीज की आदत डालोगे तो ही एग्जाम में आप में प्रश्नों को छोड़ने की हिम्मत हो पाएगी। नहीं तो प्रश्नों को छोड़ना बहुत ही हिम्मत का कार्य है साथियों। हमारी क्या आदत होती है, हमको ऐसा लगता है कि यार ये लग रहा है कर दे रहे, नहीं तो एक प्रश्न अपना कम हो जाएगा, लेकिन वो तो कम होगा ही होगा, वो दूसरे प्रश्नों को भी कम करके ले जाएगा। तो मामा जी के जो घोड़े हैं यह जालोर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जालोर के। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 है, तलवारें व ढालें कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है और सिरोही की प्रसिद्ध है। तो बात की जा रही है तलवारों की और तलवारों के अलावा ढालों की। साथियों तलवारें और ढाले यह राजस्थान में जिस जगह की प्रसिद्ध है उस जगह का नाम आपको प्रश्न 15 में बताना है। तो बताइए 15वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखिएगा तलवारें और ढाले जो है यह राजस्थान में सिरोही की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, सिरोही जो माउंट आबू आपने सुना होगा, जो नक्की झील, वहीं बिल्कुल सिरोही की ही आपके तलवारें भी प्रसिद्ध है और ढाले भी प्रसिद्ध है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है मित्रों, कठपुतली का निर्माण कहाँ नहीं होता है? देखो यूं नहीं पूछा है कि कहाँ होता है, बल्कि प्रश्न यूं पूछा गया है कि कठपुतली का निर्माण कहाँ नहीं होता है? उदयपुर में नहीं होता है, चित्तौड़गढ़ में नहीं होता है, जयपुर में नहीं होता है और बूंदी में नहीं होता है। तो जिस जगह पर कठपुतली का निर्माण नहीं किया जाता है वो जगह आपको प्रश्न संख्या 16 में बताना है।
देखो कठपुतली का जो खेल होता है आपने देख भी रखा होगा, और कठपुतली बनाने का जो काम है उदयपुर जिले में किया जाता है, चित्तौड़गढ़ जिले में भी किया जाता है और जयपुर जिले में भी किया जाता है। लेकिन जो बूंदी जिला है, बूंदी जिले में कठपुतली का निर्माण नहीं किया जाता है। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सही है? जो फोर्थ विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 16 का आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई, 1952 में हुई, 1953 में हुई या 1954 में हुई? तो भारतीय लोक कला मंडल की बात की जा रही है साथियों। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना जिस सन में हुई थी वो सन आपको प्रश्न 17 में बताना है। बताइए 17वें प्रश्न में कौन से विकल्प को चुनोगे आप? देखो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर देके तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना हुई थी। याद रखना है प्रश्न को, 1952 में। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। सेकंड विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, तो चलिए देख लेते हैं 18वें प्रश्न को। मिट्टी के मूर्ति शिल्प के लिए जाना जाता है, राजसमंद को जाना जाता है, रावत भाटा को जाना जाता है, आहड़ को जाना जाता है या मोलेला को जाना जाता है? तो भाई मिट्टी के मूर्ति शिल्प की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 18 में। बताइए 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प चुनोगे आप? देखो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है तो ये गलत आंसर है। आहड़ उदयपुर में पड़ता है, ये भी गलत आंसर है। अब दो चीजें बच रही है आपके, तो एक तो राजसमंद और एक मोलेला। इन दोनों में से जो विकल्प आपको सही लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 18 में करना है। साथियों मिट्टी के मूर्ति शिल्प के लिए राजसमंद में स्थित किसको? मोलेला को। राजसमंद में स्थित मोलेला गांव को मिट्टी के मूर्ति शिल्प के लिए जाना जाता है। अगर पर्टिकुलर कोई चीज दे रखी है तो फिर वही आपका आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे मोलेला नहीं दे रखा होता तो फिर आप किसको चुनते साथियों? राजसमंद को। लेकिन यहाँ मोलेला दे रखा है तो फिर आपको किसको चुनना पड़ेगा? मोलेला को। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 से कावड़ बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है, चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, आहड़ में किया जाता है या प्रतापगढ़ में किया जाता है? तो इनमें से जिस जगह पर कावड़ बनाने का कार्य किया जाता है वो जगह आपको बतानी है 19वें प्रश्न में। बताओ 19वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो मित्रों कावड़ बनाने का कार्य इनमें से कहाँ किया जाता है? चित्तौड़गढ़ में किया जाता है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। विकल्प नंबर 19 में 19वां जो प्रश्न है इसमें विकल्प नंबर 2 आपके सही रहेगा। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20। 20वें प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असंबंधित का आपको चयन करना है साथियों। असंबंधित मतलब बेमेल, जो गलत आपको लगता है उसका चयन प्रश्न संख्या 20 में करना है। विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है पाबू जी की फड़, जिसमें दे रखा है रावण हत्ता। दूसरा विकल्प है देवनारायण जी की फड़, जिसमें दे रखा है जंतर। तीसरा विकल्प है रामदेव जी की फड़, जिसमें दे रखा है रावण हत्ता। और चौथा विकल्प है भैंसासुर की फड़, जिसमें दे रखा है जंतर। तो अब आपको ये देखना है कि गलत कौन सा विकल्प है इनमें से। जो आपको असंबंधित लग रहा है उसका चयन करना है। तो प्रश्न को समझने की कोशिश करना। देखिएगा पहला विकल्प कह रहा है पाबू जी की फड़ और दे रखा है रावण हत्ता। मतलब जब पाबू जी की फड़ बाची जाती है तो उसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? रावण हत्ता। बिल्कुल सही है साथियों। ये जब देवनारायण जी की फड़ बाची जाती है तो उसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र है जंतर। ये भी सही दे रखा है। और जब रामदेव जी की फड़ बाची जाती है तो उसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। लेकिन साथियों भैंसासुर की फड़ का तो वाचन ही नहीं किया जाता है तो इसमें यंत्र का प्रयोग कैसे होगा? अतः भैंसासुर की फड़ जो है इसकी सिर्फ पूजा की जाती है या दर्शन किए जाते हैं, ठीक है ना। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर जो 4 है
ये आपका प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या पूछ रहा है? मलिर प्रिंट का संबंध है बूंदी से है, बाड़मेर से है, सांगानेर से है और उदयपुर से है। तो इनमें से मलिर प्रिंट का संबंध जिस जगह से है वो जगह आपको प्रश्न नंबर 21 में बतानी है। बताइए 21 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो मलिर प्रिंट की बात करें अगर हम, इसका संबंध राजस्थान में कहाँ से है? बाड़मेर से। कहाँ से है मित्रों? बाड़मेर से है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है, बूंदी, सांगानेर, उदयपुर इसका गलत है, ठीक है ना। विकल्प नंबर 2 ही आपका सही रहेगा 21वें प्रश्न में। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न नंबर 22 से आपके कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहा जाता है? फड़ कहा जाता है, पाने कहा जाता है, मोलेला कहा जाता है या वार्तिक कहा जाता है? देखो कपड़े पर क्या किया जा रहा है? मोम की परत चढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। कपड़े पर एक बार तो मोम की परत चढ़ा ली और फिर उसके ऊपर क्या बनाया जा रहा है साथियों? चित्र बनाया जा रहा है। तो ऐसी जो कला है, इस कला को जिस नाम से जाना जाता है वो नाम क्या है? तो देखो फड़ नहीं है, फड़ में मोम की परत नहीं चढ़ाई जाती है, पाने नहीं बनाए जाते ऐसे, ना ही मोलेला, बल्कि इसको कहा जाता है वार्तिक। किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको वार्तिक के नाम से जाना जाता है। फोर्थ विकल्प आपके 22 का सही उत्तर है। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? बूंदी में, जयपुर में, टोंक में और अजमेर में। तो जहां पर नमदे का उत्पादन किया जाता है, नमदे निर्माण का कार्य जिस स्थान पर किया जाता है वो जगह आपको 23 में बतानी है। बताइए 23 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो साथियों नमदे का उत्पादन राजस्थान में कहां पर किया जाता है? टोंक जिले में किया जाता है। किस जिले में किया जाता है? टोंक जिले में। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 23 का। नेक्स्ट 24 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। पिछवाइया हस्तकलाएं शिल्प निम्न क्षेत्र से संबंधित है? बाड़मेर से, नाथद्वारा से, बगरू से और जयपुर से। तो इनमें से पिछवाइयों का संबंध जिस जगह से है वो जगह आपको 24 में बताना है। बताइए 24 का कौन सा विकल्प आपका सही है? तो देखो पिछवाइयाँ राजस्थान में नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथद्वारा, जो कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। तो पिछवाइयों का संबंध नाथद्वारा राजसमंद से है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न 24 में। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। 25वें प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न है थोड़ा। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? हाथी दांत कार्य के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, लाख पर कार्य करने के लिए और साहित्य के लिए। तो नाम तो सुना होगा कृपाल सिंह शेखावत का। इन्होंने साथियों 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था। तो पद्मश्री पुरस्कार ऐसे तो दिया नहीं जाता है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। अब इन्होंने जो विशिष्ट क्षेत्र जो है वो क्षेत्र आपको पूछा गया है, तो इन्होंने जिस विशिष्ट क्षेत्र में काम किया है उस क्षेत्र का नाम है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया किसने? कृपाल सिंह शेखावत ने, जिस वजह से इनको 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। विकल्प नंबर 2 आपके 25वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 26वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? देखिएगा प्रश्न नंबर 26 को, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराज मानसिंह प्रथम द्वारा कहां से लाई गई थी? चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से और बंगाल से। तो महाराज मानसिंह प्रथम की बात की जा रही है। इनके द्वारा जो मीनाकारी की कला जयपुर में लाई गई थी वो जिस जगह से लाई गई थी वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर देखें तो इसका सही आंसर है साथियों विकल्प नंबर 2, लाहौर से। लाहौर वर्तमान में कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन मानसिंह प्रथम के द्वारा ये जो मीनाकारी की कला लाई गई थी तब पाकिस्तान का तो अलग से कोई अस्तित्व में नहीं था। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर
7 की ओर बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 27। सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों आज का ये। अच्छा लग रहा है वीडियो तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना भाई कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। किस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया? गंगा सिंह गौतम, हरिओम प्रजापत, बाबूलाल मोरटिया और अनुराग कश्यप। तो इनमें से जिस हस्तशिल्पी को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया था वो आपको 27 में बताना है साथियों। 27वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो ये इसका सही आंसर रहेगा बाबूलाल मोरटिया। ठीक है ना, बाबूलाल मोरटिया को ही वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया था। विकल्प नंबर 3 आपके 27 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 28वां प्रश्न देखें लेते हैं। देखो कमेंट बॉक्स में जाकर के बिल्कुल मैंने लिंक दे रखा है एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, तो बिल्कुल आप डाउनलोड वहां से कर सकते हो। राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किससे है? बीकानेर से है, उदयपुर से है, जयपुर से है या जोधपुर से है? तो ब्लू पोट्री का संबंध इनमें से जिससे है वो आपको बताना है। ब्लू पोट्री कला का संबंध कहाँ से है? 28 में सही आंसर देखे तो मित्रों राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किससे है? जयपुर से है। विकल्प नंबर 3 आपके 28 का सही उत्तर है। तो ये टेस्ट नंबर 7 आपके कंप्लीट होता है आज। मिलते हैं साथियों जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद सभी का।